100 हसरतों का दम घुटेगा, तब जाकर एक हसीन कामयाब सुबह होगी जो तुम्हारी अपनी होगी। गर्मियों का दौर था और दिल्ली की गर्मी, उफ, जब पारा 40 नहीं, अरे रुकिए, सिर्फ 40 नहीं, 45 भी पार कर जाता है। उसी गर्मी में कुतुब मीनार से थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे खड़ी वो कभी अपने बाल कान के पीछे करती तो कभी माथे पर आती पसीने की बूंदों को अपने दुपट्टे से साफ करती। उसकी आंखों में तरह तरह के रंगों के साथ साथ सपने थे और कुछ कर दिखाने का जज्बा दिखाई दे रहा था। उसने जब दोबारा अपने बालों से परेशान होकर उन्हें पीछे किए तो हाथों पर लगा रंग उसके गालों पर लग गया। ये काला रंग उसके गालों को और निखार गया। अपने काम में इतनी तल्लीन थी कि उसे वक्त का होश ही नहीं था। ट्राइपॉड पर लगे कैनवस को अपनी कला से निखारती ये लड़की थी नीना। जिम्मेदारियों के बोझ से लड़ते हर शख्स बड़ा हो ही जाता है। समझदारी में वो भी अपनी उम्र से कहीं बड़ी हो चुकी थी। वो वहीं पेड़ के नीचे बैठे 2 बच्चों को अपने कैनवस पर उतार रही थी। दिल्ली जैसे शहर में अपने आप को साबित करना कहां आसान होता है साहब। नीना के लिए भी नहीं था। उसे अपनी पहचान अपनी कला के जरिए बनानी थी और उसी के लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। ऊपर वाले ने उसे एक बहुत खूब हुनर से नवाजा था और अब वो अपने इस हुनर को अपने दम पर एक अलग मुकाम पर ले जाना चाहती थी। नीना ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उभर आए मैसेज को देखा। उसमें लिखा था, लड़की, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जीबिशन। यह मैसेज उसके दोस्त सतीश का था। उसकी नजर अपने फोन स्क्रीन पर दिखे टाइम पर गई। वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अपने रंगों और ब्रशिश की दुनिया में इतना खो गई कि उसे वक्त का अंदाजा भी नहीं रहा। उसने अपना सामान समेटा और दौड़ पड़ी एग्जीबिशन सेंटर की तरफ। दिल्ली जितना नाम से बदनाम है उतना सच में नहीं है, और जितना इसे दिलवालों की कहा जाता है उतने दिलवाले भी यहां नहीं रहते। खैर छोड़िए ये सब, हम भी कहां की बात लेकर बैठ गए। नीना ने सामान ज्यादा होने की वजह से मेट्रो की बजाय ऑटो लेना सही समझा। जैसे तैसे वो ऑटो वाले भैया के साथ जुगलबंदी करते हुए कभी ट्रैफिक को कोसते तो कभी राजनीति की बातों में घुसते घुसाते वहां से कनॉट प्लेस पहुंची। ऑटो वाले भैया से थोड़े पैसे को लेकर रिकझिक करते उसने अपना सामान एक जगह ठिकाने लगाया और अगले ही पल वो अपनी लगाई हुई पेंटिंग के सामने खड़ी थी। नीना एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। उसका आर्ट सर्किट में नाम बनने लगा था। उसकी पेंटिंग कई एग्जीबिशंस की शोभा भी बढ़ा चुके थे। पर यह भंवर जाल है जनाब। यहां बड़ी मछलियां अक्सर एक्सपीरियंस का धौंस जमाकर छोटी को दबा ही देती हैं। वैसे तो ये नीना की आज तक की सबसे खूबसूरत पेंटिंग थी, फिर उसे कोई खरीदार क्यों नहीं मिल रहा था? वो थोड़ा हताश हुई, जो कि होना आम बात है। इतनी भीड़ जमा है तो क्या किसी को उसका काम पसंद नहीं आया? सोचते हुए वो निराश नजर आ रही थी। लोग उसकी पेंटिंग के आसपास लगी पेंटिंग्स बुक करते जा रहे थे और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उसने खुद को ऑब्जर्व किया। वो जब भी परेशान होती थी उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी और सांसें लेने का तालमेल ऊपर नीचे। वो झल्लाते हुए मन में बोली, अब मैंने ये अनुलोम विलोम क्यों चालू कर दिया? बस कर, लोग तुझे झल्ली ही समझेंगे, फिर तो हो गई पेंटिंग्स की बिक्री। उसे नहीं पता था, लेकिन 2 आंखें दूर से उस पर बनी हुई थी। उसकी हर एक हरकत को अच्छे से निरख और परख रही थी। वो कभी उसे मुंह बनाते देख रहा था तो कभी पास वाली पेंटिंग पर सोल्ड का तमका देख उदास होते हुए देख रहा था। सूट बूट में खड़ा ये बंदा कोई सामान हस्ती नहीं था। उसकी स्टाइल और पर्सनैलिटी उसके रुतबे को बयान कर रही थी।
उसने वहां के ऑर्गेनाइजर टीम के एक आदमी को इशारे से अपनी तरफ बुलाया और पूछा, इस पेंटिंग को बनाने वाली यही है? उसकी आवाज में भारीपन था। जी सर, आप कहें तो मैं आपका परिचय करवा दूं। लेकिन इतना कहते ही वो रुक गया क्योंकि सत्यजीत की नजरें नीना को ही देख रही थी। सत्यजीत ने हाथों से उसे रुकने का इशारा किया और खुद नीना के पीछे पहुंच गया और पेंटिंग की तरफ देखते हुए बोला, बहुत खूब बनाया है बनाने वाले ने। नीना तो नीना थी। वो खुद की तारीफ करते सुन बिना सत्यजीत को देखे बोली, है ना, मैं तो खुद आपकी बात से सहमत हूँ। आप ये बताइए, अगर आपको इतनी पसंद आई है तो खरीदी क्यों नहीं? कहते वो उस शख्स की तरफ पलटी। उसने अपने सामने एक शख्स को देखा जिसकी शख्सियत किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं थी। कई बार इन्हें मैगजीन के कवर पेज पर देखा था। यंग, डैशिंग, कोलकाता के रहने वाले। इनका नाम वो सोच ही रही थी कि उस शख्स ने अपने हाथ अपनी पॉकेट की जेब से निकालते उसके आगे करते कहा, सत्यजीत चौधरी। सच में जैसा रुतबा वैसा नाम। नीना ने सकुचाते हुए उनके हाथ से अपना हाथ मिलाकर हैंडशेक किया और बोली, मैं नीना शर्मा। किसने कहा आपसे कि इसे खरीदार नहीं मिला? इस पेंटिंग का खरीदार आपके सामने है। नीना अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। तभी उसके पीछे खड़े ऑर्गेनाइजर टीम के बंदे ने कहा, जी आप खुद को लकी समझ सकती हैं। आपकी पेंटिंग के खरीदार खुद इस आर्ट गैलरी के ओनर हैं। नीना को याद आया, अच्छा तो वसुंधरा इवेंट्स इन्हीं का है। उसने सत्यजीत से फोकस हटाते खुद पर फोकस करते कहा, लेकिन आपने सोल्ड का स्टिकर क्यों नहीं लगवाया? नीना की उत्सुकता भरे सवाल पूछकर लोगों को उलझन में डालने की आदत कहाँ सुधरने वाली थी। मेरी जगह से देखिए, आपको वो भी दिख जाएगा। कहते उसने नीना को हाथ के इशारे से पेंटिंग के साइड में लगा स्टिकर दिखाया। ओह, आई एम सॉरी, मेरी नजर नहीं गई। वो झेप सी गई, जैसे उसकी कोई गलती पकड़ी गई हो। सत्यजीत की नजर उसके गालों पर लगे काले रंग पर गई। उसने नीना की तरफ टिश्यू आगे करते हुए बोला, आप पेंट करते वक्त सच में खो जाती हैं। आपकी पेंटिंग में ये दिखाई देता है। नीना अपनी तारीफ से खुश हुई और फिर अपने गालों पर लगा ब्लैक पेंट को हटाने लगी। मुझे आप जैसे ही एक आर्टिस्ट की जरूरत थी। क्या आप मेरे लिए काम करेंगी? आप मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए कमीशन कर रहे हैं? अगर आपको मंजूर हो तो। नीना तो खुद काम की तलाश में थी, लेकिन उत्सुकतावश उसने पूछ ही लिया, जी, लेकिन काम क्या होगा? सत्यजीत ने लंबी सांस भरी और रूखे कंठ से बोला, मेरी पत्नी वसुंधरा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसका पोर्ट्रेट बनाना है। कहते सत्यजीत की आवाज में अजीब सा खालीपन महसूस किया जा सकता था। ओह, आई एम सॉरी। नीना को उस वक्त सूझा ही नहीं कि क्या कहा जाए। नियति के खेल के आगे किसकी चली है? खैर, तो आपकी तरफ से हाँ है? जी। सत्यजीत ने अपने पास खड़े अपने मैनेजर को पास बुलाया और एक ब्लैंक चेक दिखाते हुए कहा, बदले में मनचाही रकम, आप कहें तो अभी इसी वक्त, क्योंकि मुझे जिस बेहतरीन आर्टिस्ट की तलाश थी अपनी पत्नी के पोर्ट्रेट के लिए, वो मुझे आज मिल गया है। अपने सामने सत्यजीत के हाथ में लहराते ब्लैंक चेक और उसके अपने सपने, दोनों ही नीना की आंखों में साफ साफ देखे जा सकते थे। जहां उसे अपनी आर्ट को बेचने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, वहीं यहां उसे सिर्फ और सिर्फ एक पोर्ट्रेट का मनचाहा पैसा मिल रहा था। इसे ना करना तो बेवकूफी है। आई एक्सेप्ट योर ऑफर। आप ये चेक अपने पास रखिए। जब मैं पोर्ट्रेट पूरा कर लूंगी, आई बिल यू फॉर इट, तब आपसे ले लूंगी। स्वाभिमानी लड़की थी जनाब। पैसे के लिए अपने आदर्शों को साइड में रखना उसे नहीं आता था। सत्यजीत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरी। वेरी वेल देन, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? नीना चौंक गई। पोर्ट्रेट बनाने के लिए कैसी शर्तें? वो थोड़ी चौकन्नी हुई। वैसे आप पोर्ट्रेट के लिए क्या इस्तेमाल करते? जी, ऑयल एंड एक्रिलिक। नीना ने सवाल पूरा होने से पहले जवाब दिया। आप मेरी पत्नी के पोर्ट्रेट के लिए सिर्फ अपने कलर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगी। मैं आपको अपना एक खास कलर पिगमेंट दूंगा जो आप यूज करेंगी। सत्यजीत की आवाज में दबदबा था और नीना उन्हें चौंक कर देख रही थी।
और मन ही मन जद्दोजहद में थी कि आखिर ये मुझसे ऐसे कौन से रंगों से पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं। कहिए, मंजूर है। एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आपको इस काम की मनचाही कीमत मिल रही है। इसके आगे ये शर्त तो छोटी सी है। सत्यजीत की आवाज में रुतबा था और उसकी बात टालना मुश्किल। नीना के ऊपर जिम्मेदारी थी। उसे खुद को साबित करना था। उसकी पेंटिंग को पहचान मिले, ये उसका ख्वाब था। तो वो पीछे कैसे हट सकती थी? लेकिन ये शर्त, उफ, उसके माथे की नसें तनने लगी। उसके दिमाग में कुछ मिनटों की हां और ना की लड़ाई चली और आखिर में फैसला हां ने जीत लिया। जी, मुझे मंजूर है। ग्रेट। और एक बार इसके लिए आपको कोलकाता आना होगा। मैं चाहता हूं आप वहां आकर मेरे आर्ट कलेक्शन को देखें और वसुंधरा की सुंदर और सजीव सी पोर्ट्रेट बनाएं, ऐसा कि मानो वो मेरे सामने बैठी हो। सत्यजीत ने धीमी आवाज में कहा, या तो वसुंधरा के जिक्र से या पता नहीं किसी और कारणवश, लेकिन उसकी आवाज धीमी होने लगी। कोलकाता कुछ वक्त के लिए जाने में नीना को कोई तकलीफ नहीं थी। वो राजी हो गई। ठीक है, फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। कहते सत्यजीत वहां से जाने को पलटे और अपने मैनेजर से कहा, इनके डिटेल्स ले लीजिए। मैनेजर ने नीना से उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नोट किए। नीना की नजर जाते हुए सत्यजीत पर थी। अजीब सा आकर्षण था इस इंसान में। आंखें उसकी इतनी गहरी जैसे न जाने कितने राज छुपे हुए थे। नीना, खैर मुझे क्या, मुझे तो बस उसकी बीवी का पोर्ट्रेट बनाना है। वो करके अपना पैसा लेकर अपना खुद का काम शुरू करूंगी। वो मुस्कुराई। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होने वाला था?